अब हम बोर थ्योरी के ऊपर चलते हैं। देखिए बोर थ्योरी से पहले मुझे कुछ पॉइंट समझाने पड़ेंगे। देखो बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे समझाने पड़ेंगे आपको। बोर थ्योरी तो पहुंचने के लिए मुझे काफी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, और वो चीजें क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहले बोर थ्योरी के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक थ्योरी हमारे पास, और कुछ पहले पॉइंट है उससे पहले। जैसे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सुनो बेटा, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन मास होता है 9.1 10। बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है योगेश? यस सर, यस सर। ओके, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 तो हमारे पास ग्राम जो इलेक्ट्रॉन का मास आता है, इस को हम रे मास बोले बेटा, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन का मास तब निकला है, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है साइंटिस्ट की, ये मास तब निकलता है जब हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की वेलोसिटी से, लाइट की जो वेलोसिटी होती है यानी 3 इंटू टी पावर मीटर सेकेंड, लाइट की वेलोसिटी मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। देखो लाइट कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती लाइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास कैलकुलेट किया गया है, मैथमेटिकल जो उनका डेरिवेशन है उससे कैलकुलेट किया है। सो ये मास को हम रेस्ट मास बोलते हैं, और ये मास तब कैलकुलेट किया गया जब इलेक्ट्रॉन को ये माना गया कि वो लाइट की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, और ये तब निकाला गया जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी वेलोसिटी दे दे इलेक्ट्रॉन की, भाई उनकी मान लीजिए वेलोसिटी चेंज कर दे, कोई भी नॉन वेलोसिटी आपको दे दे कि भाई ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, नॉन वेलोसिटी माफ कीजिएगा, कोई नॉन वेलोसिटी आपको दे दे कि भाई ये वेलोसिटी है, और अब वेलोसिटी हो गई अलग अलग वेलोसिटी पे कह दे, और फिर आपको ये कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कीजिए, तो फिर अलग अलग वेलोसिटी पे मास, जो गिवन वेलोसिटी होगी उस पे मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला m इज टू m रेस्ट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v अपॉन का स्क्वायर। क्या बच्चों आपको रूट सोल्व करने आते हैं? तो उस पे कर लेता। बेटा बताओ, रूट सोल्व कर सकते हो ना? यू हैविंग यू कांस्टेंट रहेगी c की वैल्यू, और अगर आपको कोई भी मास कैलकुलेट करना है उनका तब जब इलेक्ट्रॉन किसी अदर वेलोसिटी से, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है तो इसमें मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है फिलहाल इसका मास क्या होगा, तो कोई भी अदर वेलोसिटी दे दे और उस पर आपको मास कैलकुलेट करने को बोले इलेक्ट्रॉन का, तो आप इस फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दैट इज m इज इक्वल टू m रेस्ट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v अपॉन c का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको वेलोसिटी जो देगा वो v की वैल्यू पुट करना, c की वैल्यू आपको कांस्टेंट रहेगी 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और आपका ऊपर जो m रेस्ट है, m रेस्ट की वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, सो बेटा ये वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, जो उस वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा वो निकाल सकते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट के जो है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाए तो क्या होगा? c के बराबर v हो जाए। c क्या है बेटा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बेटा जो मास आएगा ना इलेक्ट्रॉन को, इनफाइनाइट आएगा, ध्यान रखना, इनफाइनाइट मास आएगा। इस केस में याद रखना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मींस v is equal to c, यानी velocity electron is equal to velocity of light, then the mass of electron is infinite। इस बात का याद रखना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट आएगा बेटा। ये पहला बेटा हमारा टॉपिक था, इसमें फॉर्मूला डेरिवेशन से। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, अगर आपको मान लिए किसी भी एटम अगर आपको मास पता हो, मास नंबर ए की वैल्यू हो, मास नंबर को ए से लिखते हैं, एटॉमिक मास में यूनिट होती है, और अगर उस यूनिट को हटा दे सिर्फ नंबर लिख दें तो उसको मास नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ए से लिखते हैं। अगर आपको किसी भी एटम का मास नंबर बताओ और उस मास नंबर आपको उस एटम की रेस निकाल बोला जाए तो बेटा रिलेशन क्या होगी? तो क्या फॉर्मूला होगा? R इज इक्वल टू R नोट A की पावर 1/3। ओके, आई रिपीट द स्टेटमेंट। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक मास मालूम हो तो वो एटॉमिक मास को यूज करते हुए आप उस एटम की एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं,
और वो रिलेशन क्या होगा निकालने का, r इज इक्वल टू कैपिटल R नोट a की पावर 1/3। यहाँ पे r जो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.4 इन 10 की पावर -15 मीटर। ये बेटा आप स्क्रीन से लो। हालांकि मैं इसकी बेटा पीडीएफ सेंड कर चुका हूँ, जो थर्ड मैंने पीडीएफ सेंड की थी शुरुआत से ना, पहले तो एक्सरसाइज के अंदर। सो मैंने ये जो अब मैं समझा रहा हूँ ये कंप्लीट आपको डाटा मैंने आपको सेंड कर दिया पीडीएफ की फॉर्म में। सो अब यहाँ उस एटम का रेडियस कैसे निकलेगा, देन द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास नंबर एंड रेडियस ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू r। r क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू r नोट a की पावर 1/3। यहाँ पे जो r नोट है वो 1.4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होगा, और जो a होगा वो एटॉमिक होगा, ठीक है, किसी भी एटम का, और उसकी पावर 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो आप एटम की रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अभी। और नेक्स्ट हमारे पास कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस की इसका बताया था, न्यूक्लियस का डायमीटर कल हमने डिस्कस किया था, और एटम का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था। अभी जो एक्चुअली हम उसको जो रेडियस है डायमीटर होती है न्यूक्लियस के एटम की, उसको हम मीटर सेंटीमीटर में प्रेजेंट करते हैं, मोस्ट मीटर में करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एटम की रेडियस जो होती है उसको जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो फर्मी में होती है। बेटा नया नाम दे रहा हूँ, फर्मी, FER। माई लास्ट टाइम क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर फर्मी, यानी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है एटम की, नहीं, अब मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं अभी आप जो रेडियस की बात कर रहा हूँ वो एटम की रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, उसकी रेडियस को मीटर की जगह फर्मी में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का याद रखना, ठीक है। एक्चुअल में तो जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है फर्मी के अंदर ही रिप्रेजेंट होती है। फर्मी इज ए यूनिट, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो फर्मी एक नाम है जिसमें हम, जैसे मीटर हो गया एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, ऐसे फर्मी की एक स्केल है जिसके ऊपर हम न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। सो देखिएगा 1 फर्मी की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 10 पावर -15 मीटर। है बेटा, ये वही है 10 की पावर -15 में फर्मी होता है, या 10 की मीटर में, या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर में 1 फर्मी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्मी, 1 फर्मी। तो जो एटम की न्यूक्लियस की जो हमने कल पढ़ा, ठीक है, उसके बराबर जो वैल्यू उसमें थी मैथमेटिकली, वही वैल्यू यहाँ पे है, तो उसके बराबर ही होता है बेटा, ठीक है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर 13, और you can write 10 की पावर -15 मीटर। the radius of nuclei is represented as the unit as Fermi। okay, जो सभी जितने पास m है, जो न्यूक्लियस की जो इसकी रेंज है, रेंज जो है, ठीक है बेटा, रेंज जो है वो रेंज लाई करती है 1.5 से लेकर 6.5 तक। आएगा समझ में? ये तो मैंने एक अप्रोक्स आपको डाटा दे रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल एटम्स हैं उनकी जो इनकी रेडियस है न्यूक्लियस की, उनकी जो रेंज है वो 1.5 से लेकर 6.5 फर्मी तक लाई करती है, ठीक है, अप्रोक्स। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में। तो पता है न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास जो न्यूक्लियस है वो सिंगल 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, उसकी जो वॉल्यूम है, जो एक आपके पास न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो न्यूक्लियस है उसका पता है क्या मास होगा? उसका मास होगा 14 ग्राम। इसका मतलब ये होता है डेंसिटी का मतलब 14 ग्राम मौजूद है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। इतना डेंस होता है न्यूक्लियस, देखो कितनी हाई डेंसिटी है, ठीक है ना, कितना कंडेंस है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 14 ग्राम मास भरा हुआ है। देखो है बेटा, कितना ज्यादा डेंस होता है न्यूक्लियस, सोच के देखो। अब मात्र कल्पना कर सकते हैं हम, हालांकि अंदर जा नहीं सकते न्यूक्लियस के, लेकिन कल्पना अब सोच की इमेजिनेशन से हम देख सकते हैं कि भाई कितना कंडेंस हो सकता है कि 10 रेज़ दी पावर 14 ग्राम, ठीक है, इतना ज्यादा मास भरा हुआ है किसके अंदर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। नहीं, आप 1 सेंटीमीटर लेंथ लीजिए, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ मिलीमीटर हाइट लीजिए, तो आपके पास जो वॉल्यूम तैयार होगी ना, या ना, ठीक है, उस वॉल्यूम के अंदर 10 की पावर 14 ग्राम मास आ सकता है। कितना ज्यादा मास है, तो कितना ज्यादा कंडेंस होता है न्यूक्लियस अंदर से, ठीक है बेटा। तो ये इसकी डेंसिटी रही। इसके अलावा अगर बात करें हम मास,
तो जो मास होता है, ठीक है बेटा, मास निकलता है एटॉमिक, किसी भी एटॉमिक मास निकलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ दीजिए, ठीक है। एटॉमिक पॉइंट था, एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन नंबर बोलते हैं कि प्रोटॉन की काउंटिंग के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। ओके, अच्छा, एटॉमिक नंबर कंसेप्ट दिया था हेनरी मोजा ने, नाइनटीन 13 में, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस, इसने जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया था बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, साइंटिस्ट के नाम तो याद रखना, डेट याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, तारीख को ज्यादा याद रखना, क्योंकि साइंस हालांकि कर लेना बेटा, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, डाल दिया, जो एग्जाम जो पेपर बनाने वाले जो थे सर थे, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया तारीख का, एक बार डेट का डाल दिया था, क्योंकि बेटा वैसे हम तारीख ज्यादा याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि साइंस इज नॉट अबाउट हिस्ट्री, की हमें सारी डेट याद रखनी पड़े, लेकिन फिर भी वो डाल दिया था, तो क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें तो हमारा कोई बस चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक बार बेटा, एक बार लुक ले लेना, तो जो डेट्स हैं उन पे एक बार लुक ले लेना, और बेटा नाम तो 100% याद होना चाहिए बेटा, किसके नाम से कौन सी डिस्कवरी है, ये तो बेटा 100% होना चाहिए। ओके, हाँ, और आगे बताऊं मैं आपको। सो 1966 में थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, थॉमसन जो जेसन है उसको 1966 मिला था जो प्राइज, लेकिन फिजिक्स में मिला उनको, ठीक, केमिस्ट्री में नहीं मिला था। थॉमसन को फिजिक्स में 1966 में मिला था, और रदरफोर्ड को है ना बेटा 1908 में रदरफोर्ड को एक नोबेल प्राइज था, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, और किसके लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी के लिए उनको मिला था। रदरफोर्ड को मिला था 1908 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी के लिए, और थॉमसन को जो मिला था वो था 1966 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर, उनको फिजिक्स मिला था। बेटा आप म्यूट करो, शाबाश, क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बोर थ्योरी हमें पढ़नी है, लेकिन बोर थ्योरी तक पहुंचने पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। वो पॉइंट्स कौन कौन से देखिए, हमें पढ़ना पड़ेगा। पहली जो थ्योरी है बेटा हमारे पास वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसको हम अलग नाम से बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMW बोल दो ना इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें क्या करते हैं कि आपस जो रेडिएशंस आती हैं, है ना, जो रेडिएशन से सन से सोलर रेडिएशन आ रही है, रेडिएशंस का मतलब बेटा होता है सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई रिपीट, रेडिएशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो हमारे पास जो रेडिएशंस आ रही है उनके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों कैरेक्टर होते हैं, और जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इस थ्योरी में कहा गया था कि जो जो हमारी जो रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशंस क्या करती हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइक ए वेव। क्योंकि हमने अभी है ना थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे जो रेडिएशंस का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है, मतलब कणों के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट उस चीज को पढ़ने से पहले हमें जो शुरुआत में हमारे सामने पहली थ्योरी आई लाइट के रेडिएशंस के नेचर के बारे में, वो थ्योरी ये थी कि भाई जो हमारे पास जो रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना कि पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। और पार्टिकल से जुड़ा क्या कंसेप्ट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम वेव थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो वेव थ्योरी में क्या रहा बेटा, सुनिए, वेव थ्योरी में ये रहा, उसने कहा कि जो जो रेडिएशन चलती हैं, जो कोई भी एनर्जी वाली रेडिएशन ट्रेवल कर रही है वो ऐसे वेव की फॉर्म में ट्रेवल की ऐसे, ठीक है। जैसे ये वेव नेचर, अगर किसी सब्सटेंस का वेव नेचर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेव की। जैसे आप पानी में पत्थर मारते तो लहरें उठती है ना ऊपर नीचे, वेव बनती है ना, पानी ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर गिर जाता है नीचे, तो ऐसे समुद्र में लहरें बनती है, वेव बनती है, तो वैसे वेव नेचर है। अब इसके बारे में बताऊंगा तो क्या कहा इसने, इसने पहला पॉइंट ये बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी में कि जो हमारी रेडिएशन होती है, ठीक है, जो एनर्जी का रूप है, एक्चुअल में जो एनर्जी का रूप है, तो इसने कहा कि मान लीजिए आपके पास सन हो, चाहे आपके पास कोई हीट है ना, हॉट रो, ठीक है, जैसे कोई आयरन की रोड है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो मैंने वो रोड लिख दिया, आयरन की जो रोड है आपके पास, ठीक है, कोई लोहे की रोड है, छड़ है, उसको गर्म कर रखा आपने, तो एनर्जी तो वहां से निकलती है, सन से भी एनर्जी आ रही है, बस सन से जो एनर्जी आ रही है वो हमें दिखती है व्हाइट लाइट के रूप में,
ठीक है। एनर्जी बेटा बल्ब से निकलती है, एनर्जी ट्यूबलाइट से निकलती है, एनर्जी तो गर्म चाय के कप से भी निकलती है, ठीक है। एनर्जी जो भी चीज गर्म होती है उनसे एनर्जी निकलती है। तो इसने कहा, ये थ्योरी दी थी बेटा मैक्सवेल ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी बेटा ये। उन्होंने कहा कि कोई भी मान लीजिए सोर्स आपके पास, कोई भी सोर्स है जिससे एनर्जी हो रही है, ठीक है, जिससे एनर्जी हो रही है, इमिट हो रही है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वो वहां से उस सोर्स से जो एनर्जी होती है लगातार निकलती है, कंटिन्यू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके मैं इस पॉइंट को बहुत बड़ा हथियार बनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी अगर सोर्स है आपके पास जो एनर्जी इमिट कर रहा है, वो एनर्जी को कंटिन्यू इमिट करता है, कंटिन्यू लाइक ए वेव, एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह एनर्जी को लगातार इमिट करता है। अगर कोई सोर्स लगातार एनर्जी को इमिट कर रहा है तो इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो वेव के रूप में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बताओ बेटा यस और नो। यस सर। पॉइंट को किसने कहा कि कोई भी सोर्स हो आपके पास, चाहे वो सन हो, ये मत देखना कि जो एनर्जी किसी सोर्स से इमिट हो रही है वो आपको दिख रही कि नहीं दिख रही है। ये तो आपकी बॉडी भी एनर्जी इमिट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस मेरी बॉडी इमिट करती है, जिनको बोलते हैं हीट वेव्स बोलते हैं। यू तो कम जो गाड़ी का जो रिमोट होता है ना, गाड़ी क्लोज और ओपन करने के लिए, या जो टीवी का रिमोट होता है, या गाड़ी चलाने, छोटी गाड़ी चलाने का रिमोट होता है, जो बड़ी गाड़ी होती है उनका रिमोट होता है, इन सब में इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। जो वॉकी टॉकी होता है उनपे भी इंफ्रारेड रेडिएशन काम करती है। ठीक है बेटा, वो दिखती है आपको? वो नहीं दिखती। ठीक है, समझ गए ना? अभी जो कोरोना वायरस से किसी किसी पार्ट्स को, किसी जैसे होटल्स के अंदर जो यूटेंसिल होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल, उनको 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 सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करते हैं। वो दिखती थोड़ी ना हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिखती थोड़ी ना है। हमारी आंखें केवल विजिबल लाइट को देख सकती हैं, और किसी लाइट, और बाकी विजिबल लाइट मतलब विजिबल जो रेडिएशन आ रही है सन से, ये विजिबल है, इसलिए इसका नाम। हाँ बेटा, किसी को नहीं देख सकते बेटा, जो हमारे पास फिलहाल विजिबल रेज है हमारे पास, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी को, फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेज को बांटा गया है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक, नॉर्मल, वो बांटा गया। हम यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे बेटा, हम यहाँ बात करेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में, अलग अलग रेडिएशंस जो हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखने के नाम से बात करेंगे, वहां तो बेटा सुनने वाली होती है, इंफ्रारेड है ना, अल्ट्रा, जो अल्ट्रासाउंड वाली वेव होती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है, अलग अलग है उनमें। जो फिजिक्स में अलग कंसेप्ट आता है, फिजिक्स में बेटा वो साउंड सुनने के बिहाफ पे आता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे विजिबल के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना सिर्फ जो सन से लाइट, जो एनर्जी आ रही है वो हमें दिखती है, इसलिए उस लाइट को बोलते हैं विजिबल लाइट। और उस व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग तरह की और लाइट और एनर्जी होती है, जिनको नाम दिया गया विबग्योर, VIBGYOR। मतलब जब 7 अलग अलग तरह की एनर्जी जब साथ चलती है तो व्हाइट कलर को बनाती है, व्हाइट लाइट को जन्म देती है, तो वो हम सिर्फ वो देख सकते हैं। इसलिए हमारे सराउंडिंग में जो 7 कलर है, VIBGOY, जो विबग्योर वाला है, और विबग्योर को मिक्स करने से, अलग अलग रंग मिक्स करने से और नए रंग बनते हैं, हम उनको देख पाते हैं। यही कारण है कि हमारे विजिबल रीजन में, इसलिए हमारी आंख इन्हीं कलर को देखने के लिए बनी है, इन्हीं रेडिएशंस को देखने के लिए बनी है, बाकी अदर रेडिएशंस हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, यूं तो हमारे मोबाइल काम करते हैं इलेक्ट्रो में, उसमें रेडियो वेव्स पे, हम देख पाते हैं क्या? कभी देख पाते हैं? ठीक है बेटा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी सोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा गया कि किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी निकल रही है तो वो कॉन्टिन्यू निकलेगी, लगातार निकलेगी। और लगातार निकलने का मतलब ये था कि वो वेव के रूप में निकलेगी, फिर यानी लगातार निकले बिहाफ पे कहा कि जो रेडिएशन है वो वेव के रूप में ट्रेवल की, ऐसे वेव के रूप में। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो इसने कहा कि जो वेव चलती हैं, जो ये वेव चलती हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है और इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, ये बात कही। तो अब मैं इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करूंगा। और एक बात ये कही कि जो इनका इन रेडिएशंस का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जिस दिशा में ट्रेवल कर रही है उस दिशा के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए, ये मान लीजिए, और एक पॉइंट जा रहा हूं, ये भी लाइन दिखाने के लिए कि भाई कैसे वेव है ना, कि वेव का एक ऊपर कैसा बनता है, नीचे का बनता है। तो देखिए, इसको मान लीजिए ये वेव बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड से बनाऊंगा इसके परपेंडिकुलर, ये बनाया देखो। अब देखो, अगर इसका ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन प्रोपगेशन की है,
तो इस डायरेक्शन के भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जो ये आपका हॉरिजॉन्टल है ना बेटा, मेरी बात समझ रहे हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल सर है ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर को तो जो स्ट्रेट लाल लाइन लाइन होगा। से लाल से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर रहा है, और जो आप ट्यू से है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने दिखाई, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके अंदर दोनों नेचर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, प्लस जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। यानी कि ऐसे देखो, ऐसे सर परपेंडिकुलर तो ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। होगी। बेटा स्ट्रेट लाइन आप मैथमेटिकल में देखो, बेटा स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये देखो आप थ्री फिंगर को एक बार म्यूचुअली देखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में अप्लाई करना, एक बार गन बनाना, एक बार उंगली से अंगूठे को ऊपर करो, जो फर्स्ट जो अंगूठे के बाद जो पहली फिंगर है उसको सीधा करो, और जो थर्ड जो सेकंड फिंगर है अंगूठे के बाद जो पहले फिंगर उसको सीधा करो, सीधा किसी सामने वाले के पॉइंट करो, और जो दूसरी उंगली है उसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रखो। तो देखो तीनों एक फादर दूसरे के मदर चाइल्ड। परपेंडिकुलर आएंगी। तो इस तरीके से डालो बेटा मैं, हाँ हाँ फादर मदर चाइल्ड बेटा, फादर मदर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। वैसे यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जो रेडिएशन मूव कर रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्लस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, देखिए सुनिए बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग, मतलब मूव करना, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन प्रोपागेट कर रही है उसके भी दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होंगे और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। ये इस रेडिएशन थ्योरी का सेकंड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट सुनो बेटा, थर्ड पॉइंट कहा गया कि भाई जो ये जो रेडियस है, ये रेडियस लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से रेडिएशन ट्रेवल करती हैं। बेटा किसी को रेडिएशन चाहे कोई भी हो, चाहे आपको दिखती हो चाहे नहीं दिखती हो, और चाहे सोर्स कोई भी हो, उन रेडिएशंस का मूव करने का जो उसकी वेलोसिटी होती है वो लाइट के लगभग लगभग ही मानते हैं हम, ठीक है, 3 × 10⁸ चाहे वो रेड कलर की रेडिएशन हो, चाहे वो वायलेट कलर की हो, चाहे ब्लू कलर की हो, चाहे और येलो कलर की हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे कॉस्मिक रेडिएशन हो, चाहे गामा रेडिएशन हो, चाहे एक्सरे रेडिएशन हो, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, चाहे इलेक्ट्रो रेडियो वेव्स हो, चाहे माइक्रोवेव्स हो, कि किसी भी टाइप की रेडिएशन हो, उनकी हम जो वेलोसिटी वो एक ही मानते हैं कि सब सेम वेलोसिटी ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हम सेम रखते हैं, ठीक है, और वो करती भी है इसलिए सेम रखी हुई है। सो ये थर्ड पॉइंट था इनका, इस थ्योरी का, ओके बेटा। और फोर्थ पॉइंट ये था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, देखो बेटा मैं फिर कहना चाहूंगा, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, किस लिए कहा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यू लगातार, अगर कोई सोर्स लगातार एनर्जी को इमिट कर रहा है, लगातार के केस में साइंटिस्ट ने कहा कि लगातार अगर इमिट कर रहा है तो फिर उसके केस में तो जो रेडिएशन है ये वेव का नेचर, ये वेव लहर का रूप धारण करेंगी, ठीक है, इसलिए इनका बोला कि वेव नेचर है, ठीक है, कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। कोई भी सोर्स अगर लगातार एनर्जी को इमिट कर रहा है, सोर्स कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, गर्म लोहे की रॉड हो सकती है, गर्म जो चाय गरम गरम रखिए कप के अंदर, वो सोर्स हो सकता है, आपका सन सोर्स हो सकता है, ठीक है, कोई भी सोर्स हो तो वो एनर्जी को जो इमिट करेगा, वो अगर लगातार इमिट कर रहा है तो फिर वो वेव के रूप में चलेगी वो, ठीक है। हाँ, और फोर्थ पॉइंट ये रहा बेटा इसका कि इसको वेव को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे सन से व्हाइट लाइट आ रही है ना, व्हाइट रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर रेडिएशंस बोलते हैं उनको, तो ऊपर स्पेस है, ऊपर स्पेस में ना तो सॉलिड मौजूद है, ना लिक्विड मौजूद है, ना गैस मौजूद है, तो वहां से चल के सीधी अर्थ तक आ रही है, और अर्थ में क्या है, एटमोस्फेयर है, गैस एटमोस्फेयर है। तो देखिए यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं ये जो है हमारी ट्रेवल कर सकती हैं, मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन नॉट कंपल्सरी, अगर मीडियम नहीं मिला तो ये ट्रेवल नहीं करेंगे, ये विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती हैं। हाँ, अगर मीडियम रास्ते में आए तो उसमें से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट ये रहा। बता बेटा यहाँ तक की समझ में आई थ्योरी? बताओ बच्चों, इस वेव नेचर के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कौन सी प्रॉपर्टी, देखो जैसे बेटा गौर से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस है। जो ऊपर वाला ये हिस्सा है जो उभार बनती है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्रिस्ट। हाँ, CREST। तो नीचे बनता है ट्रफ, TROUGH,
ठीक है। अच्छा, क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी, क्रस्ट के पॉइंट से अगले के बीच की दूरी, या कहिए ट्रफ से और अगले ट्रफ जो है मिड पॉइंट से भी दूरी, Fancy. ये दूरी बेटा वेव की वेव लेंथ कहलाती है, वेव लेंथ। और इसको लैम्बडा से लिखते हैं, लैम्बडा, और साइन होता है लैम्बडा ऐसा, देखो ना आ रहा हूं नीचे, ये लैम्बडा का साइन है, ऐसे बोल लैम्बडा को, LAMBDA, वेव लेंथ को लैम्बडा से लिखते हैं। और ये क्या होता है, दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, लगातार जो क्रस्ट बन रहे हैं उनका डिस्टेंस ले लो, चाहे ट्रफ जो बन रहा है उनका डिस्टेंस ले लो, ठीक है, इन्हें बोलते हैं वेव लेंथ। अच्छा, जो इससे नॉर्मल पॉइंट है और जो क्रस्ट की होती है, ये क्रस्ट की हाई लो चाहे ट्रफ की हाई लो सेम होगी, डेप्थ ले लो, क्रस्ट की हाई लो या ट्रफ की डेप्थ ले लो, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। इस हाइट को बोलते हैं, क्रस्ट की हाइट को या ट्रफ की डेप्थ को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो देखो वन ऑसिलेशन और वन साइकिल किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां से चली, ठीक है, तो इसने क्रस्ट पूरा किया और फिर ये एक पूरा किया, तो एक और एक ट्रफ पूरा करने के बाद इस स्प्लिट को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ऑक्सीलेशन नहीं, ऑसिलेशन, आई रिपीट ऑसिलेशन। और इसको बोलते हैं वन साइकिल, ठीक है, वन साइकिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, इस बात का याद रखना, ठीक है बेटा। ये इसके पैरामीटर थे, और पैरामीटर भी है, जैसे फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, वेव नंबर है, पीरियड है, वो अभी मैं करवाता हूँ जितना हो पाए, ठीक है, टाइम हालांकि है, टाइम होने वाला है बेटा, ठीक है। सो हम इवनिंग कर लेंगे, अभी तो मैं इसको स्टार्ट करके बेकार कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा आपको। तो बेटा होल किए गए थे, उनसे निकल रहे थे, होल को बोलते हैं कैनाल। तो एनोड रेज आर नोन एज कैनाल रेज, ओके बेटा। हेलो।